डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज 2 में ये देखा था कि एलिमेंट्स और कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा जिसका एलिमेंट्स आप ले रहे हैं और उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेकिन अदर रो या अदर कॉलम का लीजिए तो उसका सम क्या होगा। इस पूरा डेफिनेशन पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसका सम जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, आपको समझने के लिए सब सारा चीज ट्रिक के साथ हमने पिछले क्लास में बताया था, डिस्कस किया था। कहने का मतलब कि अगर आप ये रो ले रहे हैं तो कोफैक्टर इसका लीजिए या इसका कोफैक्टर लीजिए, ठीक है, उसका सम क्या होगा 0 हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है कि इसका रो सोच रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है, और कॉलम कोफैक्टर ले रहे हैं तो इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। जब आप रो की बात करेंगे, अगर आप एलिमेंट्स रो का ले रहे हैं तो आपका कोफैक्टर भी रो का ही लेना है, लेकिन जिस रो का एलिमेंट्स ले रहे हैं उसको छोड़कर दूसरा रो का कोफैक्टर लीजिए, इसका या इसका लीजिए, क्योंकि सेम रो का एलिमेंट्स सेम रो का ही कोफैक्टर्स लेंगे तो उनका प्रोडक्ट सम क्या था, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आ रहा था, जो प्रॉपर्टीज 1 में हम लोगों ने दिखाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कहने का मतलब ये ऐसे इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। मान लो ये एलिमेंट्स R1 का लेते हैं, R1 का हम एलिमेंट्स लिए, जैसे एलिमेंट्स ये ले लिए, ठीक है, 1 2 ये 1 3 एलिमेंट्स ले लिए R1 का, ठीक है। अब कोफैक्टर C2 का ले रहे हैं क्योंकि इसमें C2 का, तो C2 का क्या है 1 2 होगा कोफैक्टर, तो हम लोग A 1 2 A प्लस A 2 2 प्लस A 3 2 तो इसको मत कर देना 0, ये 0 नहीं होगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, बिकॉज हम लोग एलिमेंट्स रो का ले रहे हैं और कोफैक्टर कॉलम का ले रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा, ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, आप अगर एलिमेंट्स रो का लेते हैं तो कोफैक्टर भी आपको रो का ही लेना होगा, इसको छोड़कर। इस प्रॉपर्टीज में अगर आप एलिमेंट्स R1 का लेते हैं तो कोफैक्टर R2 या R3 का लीजिए, ना कि C1 C2 C3 किसी का लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। अगर हम ये एलिमेंट्स R1 का ले रहे हैं तो कोफैक्टर किसका लेंगे, R2 या R3 का हम लोग कोफैक्टर्स को लेके इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे इस तरह से, जिसका हमने ट्रिक क्या बताया है, अपना पराया नहीं जी, 1 1 है और 3 1 है, तो अपना पराया क्या होगा, कोई अपना और पराया मिलेगा तो सब आपस में फाइट करेगा और लड़के मर जाएगा, रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। और अपना का रिजल्ट क्या आता था, डिटर्मिनेंट, अपना दोस्ती होता है, और D स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट ऑल्सो, तो अपना डिटर्मिनेंट, ये रिजल्ट था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबको एक ही जैसा प्रूव किया जा सकता है, कोई ये नहीं है, हम किसी एक को एक्सप्लेन कर देते हैं, प्रूव करते हैं कि ये 0 कैसे आया। ये तो थ्योरम है, प्रॉपर्टीज है, बट 0 कैसे आया उसको भी देखना है ना। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है तो उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 2 को हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 में क्या था कि इस रो का अगर R1 का एलिमेंट्स लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से करते हैं तो उसका सम का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये किसी एक को हम लोग प्रूव करते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत सा बचेगा जो अभी जस्ट हमने बताया, डिस्कस किया, लेकिन किसी एक को प्रूव करते हैं ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में LHS ये है A11 ये इज इक्वल टू A11 और
तो कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाओ, -1 ई कोफैक्टर 2 + 1 माइनस 2 1 प्लस A12, इसका कोफैक्टर 2 है, तो -1 का 2 + 2 M22 प्लस A13 -1 2 + 3 और M23, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को आप लिख दीजिए, बेशक ऐसे एग्जाम में भी लिखिएगा कि AIJ इज इक्वल टू -I + J MIJ, ये इस तरह से इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 3, तो ये निगेटिव होगा, तो ये 1 1 और M21 का कोफैक्टर, ये माइनर निकालो, तो माइनर माने क्वेश्चन बनाना, तो इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे डिलीट होगा और ऐसे डिलीट होगा, तो बचा क्या आपका A12 A13 ये 32 ये 33, फिर ये 2 + 2 4, तो -1 का 4 प्लस, तो ये 1 2 और M22, तो M22 मतलब किसका माइनर, तो इस एलिमेंट्स का 2 2 का, तो इसको क्वेश्चन बनाओ, तो ये ऐसे डिलीट होगा और ये ऐसे डिलीट होगा, तो ये बचेगा A11 A13 फिर 31 और 3 3, फिर ये 5 निगेटिव होगा, तो A13 2 3 को आप क्वेश्चन बनाइए, इसको ऐसे डिलीट करेंगे, ऐसे डिलीट होगा, तो ये बचा क्या A11 1 2 फिर 3 1 और ये 3 2, ये इसको ऐसे और ऐसे डिलीट करेंगे, तो ये आपका बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या होगा, -A11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये सब अपने आराम से फटाफट कर लेना है ना, हमको तो यहाँ रिजल्ट दिखाना है, तो इसलिए दिखा दे रहे हैं। ये माइनस A13 A11 A32 माइनस A12 A31, तो अब ऐसे, अब इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए जैसे है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, इसको देखो ना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस A11 A12 A33 माइनस माइनस प्लस A11 13 A32 प्लस A12 11 A33 फिर माइनस 12 A12 A13 A31 माइनस A13 11 A32 प्लस A13 A12 A31, तो इस तरह से ये आ रहा है। अब देखिए कौन कौन सा कैंसल होगा, देखो यहाँ A13 A11 A32 यहाँ भी दिख गया 13 A, इससे ये कैंसल हो गया, 1 2 1 1 1 2 1 1 A3, ये प्लस और ये माइनस और ये, तो रिजल्ट क्या आया 0, ये प्रूव हो गया। अदर कॉम्बिनेशन का भी रिजल्ट 0 होगा, उसको अपना आराम से होमवर्क में प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज 2 हुआ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 3 में को देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी थर्ड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are
इसमें इस प्रॉपर्टीज में क्या है, देखो डिटर्मिनेंट थोड़ा तो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है क्योंकि उसी का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, तो मैट्रिक्स को भी लेके चलेंगे तब ज्यादा और अच्छा से क्लियर होगा, है ना। तो ये क्या बोलता है, ये कहने का मतलब इजी रूप से लिखा हुआ डेफिनेशन है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोई अगर हम इवेलुएट कर रहे हैं उसका अगर 30 है तो 30 ही रह जाएगा अगर उसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है कि अदला बदली, रोज के एलिमेंट के जगह पे मान लो R1 के जगह पे क्या आ जाएगा, C1 का एलिमेंट्स, R2 के जगह पे क्या आ जाएगा, C2 का एलिमेंट्स। इस तरह से इंटरचेंज, आपस में रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो उसको हम लोग उसका रिजल्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट का सेम वैल्यू आएगा। एग्जांपल से भी देके समझते हैं। जो इंटरचेंज, अगर हम मैट्रिक्स का बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ तो डिटर्मिनेंट में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे तो कोई किसी टाइप का भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करेंगे। तो ये इस तरह का अगर हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं मैट्रिक्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं, जिसको A डैश या AT से अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज A डैश या AT से लिखाएगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट अगर पहले ऐसे है, ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, A डैश या AT से लिखिए, ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने का मतलब रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो इसका भी डिटर्मिनेंट जो होगा वो सेम ही होगा। क्लियर। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े नहीं है तो थोड़ा सा लगेगा क्या है, बहुत इजी है, उसको भी हम यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर। तो एग्जांपल के साथ लेके समझते हैं इसको, ठीक है। इफ दैट इज करके ऐसे लिख सकते हो, इफ A be a square matrix of order n, then तो इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, और जब हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो इसको ट्रांसपोज बोला जाता है। तो ट्रांसपोज करेंगे, अब इसका डिटर्मिनेंट सेम ही होगा, इन दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि ये मॉडुलस नहीं डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है। ट्रांसपोज समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वेयर लिख देते हैं, वेयर AT क्या है, ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A। देखो ट्रांसपोज किसी भी टाइप के मैट्रिक्स का किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, बट हम लोग चूंकि डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोज जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज नहीं निकल सकता है, निकल सकता है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे लेट A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, 21, 22, 23, और यहाँ पे आप 31, 32, 33 अगर लेते हैं इस तरह से, ये मैट्रिक्स हो गया। तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपोज, A डैश से लिखिए या AT से लिखिए, ठीक है, इज इक्वल टू A डैश से भी लिखा जाता है। तो इसी को जब रोज एंड कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो उसी को ट्रांसपोज बोलते हैं,
ठीक है। तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये वो ट्रिक बताएंगे, वहां भी बताएंगे, वहां एक्सप्लेन अच्छा से और सब सारा चीज होगा मैट्रिक्स में। यहाँ पे अभी जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे ना तो अधूरा रह जाएगा। ऐसा अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे लग गया तो ये डिटर्मिनेंट ही है ना। तो रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि एक बताए छोलनी चलाना। जब सब्जी कैसे पलटते हैं, सब्जी पलटते हैं ना जी, तो छोलनी चलाओ ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, ऐसे ही इतना कर लेंगे, जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां लिख देंगे, है ना। तो कहने का मतलब रोज को ऐसे इंटरचेंज, ऐसे 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 मतलब ऐसे छोलनी चला दीजिए, ठीक है। तो आपका एटी क्या बन जाएगा, ऐसे, मतलब ई वाला ऐसे हो गया, A11, A21, A31, फिर इसको छोड़ने चला दो, तो A21, A22, A32 और A31, 13 है ना, 13 इसको छोड़ने चलाइए तो 13, 23 और A33 ऐसे करके। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि इंटरचेंज हो गया। देखो ये वाला इधर चला गया, तो ये 21 का पोजीशन यहाँ पे आ गया ना, 1 2, तो इंटरचेंज करेंगे तो 21, तो 21 1 3, तो इसमें 3 1 इंटरचेंज हुआ, 2 3 3 2, इस तरह से सब एलिमेंट्स का आ रहा है। तो उतना कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, आप ऐसे पलट लीजिए, तो इसी का ट्रांसपोज हो गया। और डिटर्मिनेंट में बात करेंगे तो क्या होगा, कहने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम जो है डिटर्मिनेंट में कैसे होगा, इसलिए ये इसका डिटर्मिनेंट मतलब A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 is equivalent to this one। ये यहाँ छूट गया है 1 1, तो ये 1 1, 2 1, 3 1, 2 1, 2 2, 3 2, 1 3, 2 3, 3 3। ये अभी चूंकि वैल्यू नहीं है इसलिए लग रहा होगा कि अलग अलग है, नहीं, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए, और चूंकि ये 80 है, 80 वाला है, इसी का डिटर्मिनेंट है, तो ये दोनों बराबर हुआ। अब एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल शुरुआत करते हैं सीधा वाला से, है ना, मतलब सीधा करने मतलब 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट से शुरुआत करते हैं। तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लीजिए, अब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लो। तो अगर मान लो ए स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का लेते हैं, 2 3 4 5, कुछ भी अंक लेके चेक कीजिए, ठीक है। तो इसका 80 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 क्या हो जाएगा इसका, तो ऐसे ऐसे छोली चला दीजिए, तो ये 2 4 और 3 5, 80 हो गया, क्लियर। अब इसका डिटर्मिनेंट, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 3 4 5, फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या लिखाएगा, ऐसे दोनों का रिजल्ट देखिए, नहीं तो ऐसे ये, और 2 into 5 10, 4 into 3 12, तो और डिटर्मिनेंट क्या हुआ इसका -2। और इधर देखिए इसका 80 का डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज का 2 into 5 10, 3 into 4 क्या होगा 12, तो इसका भी रिजल्ट आपका क्या आया -2। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए बराबर 80 आया कि नहीं, दोनों का -2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर का और एग्जांपल लेके इसको देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल सेकेंड, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को लेते हैं। तो मैट्रिक्स पहले ले लो, तो ये
ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का 1 2 3 4 5 6 0 1 2 ऐसे करके ले लीजिए सिंपल अपना, ठीक है। तो इसका ए अगर हम लोग ऐसा लेते हैं, ले ए थर्ड ऑर्डर का ऐसा लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज कैसा लिखाएगा, एटी। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ऐसा लिखाएगा आपका। इसको ऐसे ऐसे छोलनी चलाओ, सब्जी कैसे पलटते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे पलटते हैं, ऐसे 140 ऐसे, 251 ऐसे, 362 ऐसे करके छोलनी चलाइए। तो 140 251 362, क्लियर। ये ट्रांसपोज निकल गया। तो कहने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आना चाहिए। इसमें कि जब रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उसको एक नाम दिया गया है मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो वही है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में करना यही रहता है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आप ऐसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 0 1 2, क्लियर। इधर 0 है तो R3 के अलोंग एक्सपैंड कर दो। तो एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R3 वी गेट, R3 के अलोंग ये करेंगे। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 होगा इस डिटर्मिनेंट में, इसके आगे एलिमेंट 0 होगा, 0 और कोई डिटर्मिनेंट बनेगा तो क्या फायदा है, 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको लिखिए नहीं लिखिए क्या फर्क पड़ता है। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर R3 में। तो साइन स्कीम पहले देख लो, यहाँ शुरू होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पे माइनस, तो ये -1 और फिर इसको क्रिश्चियन बनाइए। तो ऐसे ये ऐसे और ऐसे डिलीट होगा। तो 1 3 4 6 ये। फिर जब यहां देखिए प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस ये। अब यहाँ पे माइनस जब दिए यहाँ ऑटोमेटिक प्लस आएगा, +2। ये क्रिश्चियन बनाया हुआ था, ठीक है। अब 2 को क्रिश्चियन बनाइए तो ये और ये डिलीट होगा। तो 1 2 4 5, क्लियर। तो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इज अब 6 -12 और माइनस आगे है ये, +2 5 -8। तो इसका रिजल्ट क्या आया, ये -6 और +6, क्लियर। और ये -3 और +2, प्लस मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो -3 × 2 6 -6। तो इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, ठीक है। ऐसा मान लिया गया कि ये ऐसे 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 0 आएगा, बट इसमें आपको 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये नाउ AT ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट। तो इसका AT का ऐसे 1 4 0, सिंबल चेंज हो जाएगा ना, 2 5 1 3 6 2, ये इस तरह से। और AT अब इधर 0 है तो या तो R1 या C1 के अलोंग एक्सपैंड करो। तो R1 के अलोंग अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा, एक्सपैंडिंग इजी से होता है इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं, एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 वी गेट। तो AT इज इक्वल टू अब 1 और ये ऐसे ऐसे डिलीट होगा, 5 1 6 2
प्लस माइनस 4 और ऐसे, और ये इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे और ऐसे डिलीट होगा, 2 1 3 2 ऐसे। तो इसका रिजल्ट क्या आया 80। तो 5 इंटू 2 10 माइनस 6 माइनस 4 2 इंटू 2 4 माइनस 3 और 80 का डिटर्मिनेंट 4 माइनस ये क्या होगा 1 और 4 0। तो इस देयरफॉर आपका ए का वैल्यू जो आ रहा था डिटर्मिनेंट का, स्क्वायर मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो देयरफॉर ये और ये देखो इस एग्जांपल में 0 आ गया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसमें 0 ही हमेशा आएगा। ये ऐसा एग्जांपल है कि 0 आया रिजल्ट। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए उसमें ये नहीं समझना है कि इस हर हालत में 0 ही आता है, नहीं 0 नहीं होता है। इससे पहले वाला 2 ऑर्डर में देखे थे 0 नहीं ना आया था, इक्वल आना चाहिए। जैसे ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर ये थर्ड हो गया, फोर्थ को देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 नंबर 4 पे क्या है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम is equal to 0, then the value of determinant is 0। कहने का मतलब ये है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम्स, जो ऑपरेशन रो में होगा वो कॉलम में भी होगा। कहने का मतलब जो नियम रो के लिए है वो कॉलम के लिए, इसलिए रो को लिखे तो यहाँ ब्रैकेट में कॉलम को भी लिख दीजिए। इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कहने का मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका प्रत्येक एलिमेंट किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का अगर 0 है तो होल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझते हैं इसको। अगर हम ये डिटर्मिनेंट लिया, अब डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लीजिए, है ना। डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं ऐसे 0 0 और इधर 1 2 लेते हैं, तो क्या है ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या एनी कॉलम, तो एनी रो हो गया ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0। आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, 0 इंटू 2 0 माइनस 0 इंटू 1 0, तो इसका रिजल्ट 0 है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ए बी और इधर 0 0 है, तो इसका भी रिजल्ट 0, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट किसी भी कॉलम का या किसी भी रो का अगर 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। आप देख सकते हो a इंटू 0 0 माइनस बी इंटू 0 0, रिजल्ट क्या आ रहा है 0। नॉट ओनली 2 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए हम लोग थर्ड ऑर्डर का भी देखिए। अगर ऐसा है डिटर्मिनेंट a b c, ठीक है, और इधर x y z और ये इधर 0 0 है, तो इसका भी रिजल्ट 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये 0 होगा, इसके अलोंग अगर हम एक्सपेंड करेंगे और इधर कोई भी माइनर लेंगे, मतलब इसको ऐसे करके ऐसे, तो ये 0 से गुना होगा तो ये डिटर्मिनेंट का ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर प्लस 0 से कोई भी डिटर्मिनेंट बनेगा 2 ऑर्डर का तो 0 हो जाएगा। ये इस तरह से, तो 0 ऐसे, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। तो सिंपल, अगर ये कोई भी 0 और 0 आ गया, हाँ अगर एक भी 0 नहीं हुआ, अगर मान लो इसमें 0 नहीं होता, ये अगर कुछ और होता 1 होता, तो ये 0 नहीं हो सकता, नहीं होगा।
क्लियर? ये सब जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो ये जीरो है तो जीरो। अब समझना ये है कि ऐसे क्या हो सकता है, बच्चा गलत कहाँ कर सकता है, गलत कहाँ समझ सकता है। तो ये अगर मान लीजिए कि एक्स वाई जेड यहां 0 0 P और इधर ए बी 0, तो इसका रिजल्ट कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ऐसे और यहां से लहरिया कट लगा दिए, ऐसे नहीं। प्रत्येक एलिमेंट्स किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का होना चाहिए। तो अगर हम ये रो R2 ले रहे हैं तो R2 का ही प्रत्येक एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो प्रत्येक एलिमेंट्स R2 का 0 नहीं ना है, 2 को तो हो गया, लेकिन ये 0 नहीं है P, तो इसलिए P का वैल्यू 0 है नहीं, P है, तो इसलिए ये 0 नहीं होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट्स कहाँ है, R2 का प्रत्येक एलिमेंट 0 तो है नहीं, ये 0 है, ये 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है। तो इसलिए ऐसे करके मत मैच कर देना कि ये अगर ऐसे है दिया हुआ तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा, नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज भी आपका, प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे उसके बाद प्रॉब्लम बनाएंगे, तभी बनेगा प्रॉब्लम इजी से और समझ में भी आएगा आपको ढंग का। प्रॉपर्टीज सब याद रखते जाइए, क्योंकि प्रॉब्लम बनाने बैठेंगे तो प्रॉपर्टीज यूज करके प्रॉब्लम बनाएंगे, तभी इजी से प्रॉब्लम बनेगा। इसलिए ना प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, अदरवाइज क्या था पढ़ने का, जब इतना ही इजी रहता तो किसी तरह से गुना कर लेते। इतना आसान नहीं होता है, प्रूफ करने वाला में बहुत दिक्कत होगा जब आप प्रॉपर्टीज नहीं जानिएगा, तो इसलिए इसको याद भी करते रहना है। तो हम लोग का प्रॉपर्टीज 4 खत्म हो गया, अब प्रॉपर्टी 5 को देखते हैं। ठीक है, 5 में हम लोग देखते हैं इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes by sign only। इसमें क्या कर रहा है कि अगर किसी भी इसमें दो का बात कर रहा है, ठीक है, 2 रो का या 2 कॉलम का बात कर रहा है ये प्रॉपर्टीज की, किसी भी 2 रोज को या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। रो को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ, या कॉलम को इंटरचेंज करने का, 2 रो 2 कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि आप क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए। R1 का एलिमेंट्स, R2 का एलिमेंट्स और उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए। तो ऐसा इंटरचेंज, अदला बदली करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है कोई अफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ माइनस साइन आ जाता है। जैसे अगर कोई डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है, उसका अगर वैल्यू 30 है, 30 है, ठीक है, अगर उसका वैल्यू 30 है और ये प्रॉपर्टीज अगर लगाते हैं, उसके किसी भी 2 रो को इंटरचेंज करते हैं या किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो जो आंसर आएगा ये ऑपरेशन करने के बाद, ये प्रॉपर्टीज लगाने के बाद वो -30 आएगा, क्योंकि पहला का क्या था, डिटरमिनेंट का वैल्यू 30 था, 30 था, तो इसका क्या आएगा, -30 आएगा। किसी भी 2 रोज और 2 कॉलम, तो 2 रोज और 2 कॉलम या कॉलम तभी बन पाएगा जब हम लोग डिटरमिनेंट का ऑर्डर कम से कम 2 को रखेंगे। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, 1 ऑर्डर में तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए ऑर्डर जो होगा वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा, तभी ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। सिंगल में कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल से समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है।
एग्जाम्पल दैट इज, अगर ऐसे लिखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देके समझेंगे, दैट इज अगर हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, अगर ए बी सी डी लेते हैं, ठीक है, इनिशियली ये है डिटर्मिनेंट, और डेल्टा डैश डिनोट करते हैं, ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। अब ये है, अभी क्या बोलता है कि किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कीजिए। दो रो को इंटरचेंज करने का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग, ए यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे चल जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, डी के जगह पे डी इधर चल जाएगा, ये होता है इंटरचेंज, ठीक है। तो दो रो को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, और ये लिखाता कैसे है, इंटरचेंज का जो पोजीशन, मतलब ये लिखाएगा कैसे, ये देखिए, दो रो को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 R2 या C1 C2, तो ये ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन अप्लाइड जो होगा, ऑपरेशन अप्लाई जो होगा वो लिखेंगे कैसे, RI, इंटरचेंज, तो इंटरचेंज का ऐसे भी, और इधर R I का वैल्यू I और J इसलिए है कि R1 को R2 से इंटरचेंज कीजिए, R1 की जगह R2 चल जाएगा, R2 की जगह R1 आ जाएगा। अगर I का वैल्यू 1 लेते हैं, J का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि I और J अलग अलग डिफरेंट है, I और J बराबर नहीं लेना है ना, तो इसलिए यहाँ पे I और J इक्वल नहीं है ना। तो इस तरह से अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो ऑपरेशन ये लिखाएगा, या अगर सेम कॉलम में भी CI इंटरचेंज CJ, where I should not be equal to J, ठीक है। तो इस तरह से ये नेचुरल है भाई कि I और J का वैल्यू सिमिलर क्यों रखेंगे, तो फिर तो C1 और C1 हो जाएगा, सिमिलर रखेंगे तो C2 C2 होगा, तो ये इंटरचेंज का होगा, इंटरचेंज तो नहीं होगा। तो इसलिए नेचुरली है कि I और J अलग ही होगा, उसका नेचर है ना। तो डेल्टा, अब ये ऑपरेशन लगाते हैं, अप्लाइंग ऐसे लिख दो, अप्लाइंग ये लिखाएगा ऐसे, R1 हम रो वाला ऑपरेशन करते हैं, रो R1 R2 को इंटरचेंज करते हैं, R1 की जगह पे R2 आ जाएगा, R2 की जगह पे R1, इसलिए दोनों साइड तीर, ऐसे ये ऑपरेशन होता है। तो ये अप्लाई करने के बाद बी के R1 की जगह R2 को कर दीजिए, तो CD और यहाँ पे AB, इसी को इंटरचेंज बोलेंगे। देखो इंटरचेंज वर्ड यहाँ भी आया और वहां भी, जो इससे पहले वाला जो प्रॉपर्टीज था उसमें भी इंटरचेंज का था, बात किया जा रहा था कि इंटरचेंज कीजिए, लेकिन उसमें जो इंटरचेंज करने की जो बात हो रही थी वो क्या था कि ईच एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए, रो और कॉलम के ईच एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। इसमें सिर्फ किसी दो को इंटरचेंज करने का बात कर रहा है। वो तो क्या बोल रहा था कि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कीजिए। इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी अनचेंज, जिसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं ना। तो वो अलग है, ये अलग है। इसमें सिर्फ दो रोज या दो कॉलम्स की बात किया जा रहा है ना। तो ये अब कैसे लिखेंगे ये, क्योंकि ये सब लिखना पड़ेगा कि आखिर क्या आप अप्लाई कर रहे हैं कि जिससे रिजल्ट में आपका तब्दीली हो रहा है ना। तो आप लिखेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम बनाना है तो ये सब ऑपरेशन अपने मन से कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। लेकिन ऑपरेशन जब करेंगे तो अगर इसका जो रिजल्ट होगा और इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होगा, सिर्फ माइनस साइन में आएगा अप्लाई करने के बाद, ठीक है। अगर माइनस साइन करने मतलब अगर ये अगर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, कि कोई जरूरी नहीं इधरे वाला हमेशा माइनस से आएगा या जो भी हो, है ना। तो इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखाएगा, AD माइनस BC ये लिखाएगा, और इसका डेल्टा डैश इसका क्या होगा, BC माइनस AD, और डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस साइन अगर हम लेते हैं तो AD माइनस BC लिख सकते हैं इसको ऐसे, और डेल्टा डैश बराबर माइनस AD माइनस BC क्या है,
AD माइनस BC डेल्टा है, क्लियर। तो माइनस साइन से यही लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय साइन ओनली, बाय माइनस साइन ओनली, चेंजेस बाय माइनस साइन, यहां कर लो माइनस साइन चेंज बाय माइनस साइन ओनली, चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली, तो माइनस साइन ओनली, क्लियर। तो इस तरह से आप ये टू ऑर्डर में इजी होता है समझाना टू ऑर्डर, तो इसीलिए ये देखिए एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल लेके आप अगर ऑपरेशन करेंगे तो इधर देख सकते हैं एग्जांपल 2 लीजिए, कुछ अंक वाला ले लेते हैं। अगर लेट डेल्टा ये है 1 2 3 4 5 6 2 1 3 2 1 4 ले लो ऐसा करके, ठीक है। तो अगर हम ये डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू देख लेते हैं कि क्या आता है, और उसके बाद जब ऑपरेशन ये करते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे चेंज होता है, ठीक है। जितना इसका वैल्यू आएगा तो चेंज होने के बाद भी वही वैल्यू होगा, सिर्फ माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी डिटर्मिनेंट में। तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर दीजिए, R1 के अमाउंट एक्सपेंड अगर करेंगे तो क्या होगा 1, और ऐसे ऐसे 5 into 4 20 minus 6 प्लस माइनस 2, इसको ऐसे, और ये 16 माइनस 12 प्लस माइनस प्लस 3, ये 4 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आया, ये 20 16 14, और ये 16 12 4 और 8 माइनस 8, और माइनस 6 3, तो माइनस 18, क्लियर। तो ये आपका माइनस कितना हो गया 4 और 8 पाया 12, तो ये आपका फाइनल मतलब इसका आंसर हुआ ये। अब हम अप्लाइंग ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये प्रॉपर्टीज का, ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अप्लाइंग लिखेंगे कैसे, अप्लाइंग कोई भी R1 R2 करो, C1 C2 करो, इसमें R1 R2 का दिखा दिए थे, इसमें C1 C2 का दिखाते हैं, या C2 C3 कोई भी कीजिए। अप्लाइंग C1 को C2 के जगह पे और C2 को C1 के जगह पे, ये ऐसे लिखाएगा अप्लाइंग मैथ में वी गेट, इसका मतलब इंटरचेंज हुआ, ये इंटरचेंज का सिंबल है, इंटरचेंज का ये सिंबल है। तो अब इंटरचेंज होता है तो इसको हम लोग डेल्टा डैश मानते हैं, इंटरचेंज करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। अब जब ये डेल्टा है तो इंटरचेंज करेंगे तो उसको कुछ दूसरे ना मान के देखेंगे। तो अगर हम लोग क्या लिखे C1 C2 को इंटरचेंज करने के लिए C1 C2, C1 की जगह पे C2 आ जाएगा, C2 की जगह पे C1 आ जाएगा, तो 2 5 1 और 1 4 2, यही सिर्फ ऑपरेशन किया गया है, तो ये वाला एज इट इज रहेगा, C3 एज इट इज 3 6 4 ये। तो और डेल्टा डैश इज इक्वल टू R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, 0 तो है नहीं इसमें, है ना, तो 2 4 4 ये 16 माइनस 12 प्लस माइनस 1, और ये 20 माइनस 6 प्लस 3 5 into 2 10 माइनस 4, ये, और डेल्टा डैश बराबर ये 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 हो गया और 2 8, और माइनस ये 14, क्लियर, और प्लस 6 18, ये, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ये प्लस 12, क्लियर, क्योंकि इधर 6 माइनस 6 तो माइनस 6 जाएगा, तो प्लस 12 ये आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा डैश बराबर माइनस माइनस 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी। तो और
डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस, -12 किसका वैल्यू था, डेल्टा का, डिटर्मिनेंट पीडीएफ। तो क्या हो रहा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो हो रहा है ये फाइनल है, न्यू डिटर्मिनेंट है। तो ये न्यू जो डिटर्मिनेंट है ये ऑपरेशन करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज बाय माइनस साइन ओनली, तो चेंजेज बाय माइनस साइन ओनली, माइनस इसमें लगेगा तब नहीं आया। तो ये आपका प्रूव हो गया, एक्सप्लेन हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज 5 तक हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये सब सारा, है ना। डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट में क्या है ना कि ये थोड़ा सा अगर ढंग से आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें आईआईटी का भी क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सपैंड करने में लेंदी हो सकता है, गलती होने। अब मान लो बाबू तुम गलती कर दिया गुना उना करने में, समझो तो उसमें नंबर क्या देगा, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फॉर्मूला जो लिखोगे ये सब थोड़ा बहुत अप्लाइंग, ये सब जो लिख रहे हैं इस सब में नंबर देगा, लेकिन गुने में यही पहले स्टेप में गलत हो गया तो उसके आगे आप कुछ करते रहिए प्रॉब्लम को, तो आपको मार्क्स एकदम कम आ जाएगा, फिर कट जाएगा, है ना। मतलब है कि आज बहुते पढ़े हैं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है।